रखो। इससे पहले आग्रह है, विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया वे मंचासीन होने की कृपा करें। प्रधानाचार्य जी आज किसी अपरिहार्य कार्य से उपस्थित नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें संदेशित किया है कि सभी कार्यक्रम व्यवस्थित हो और विधिवत इस समारोह को संपन्न किया जाए। अध्यक्षता की परंपरा के निमित्त आज की अध्यक्षता के लिए मैं अपने अग्रज इस आश्रम के आधार स्तंभ और हम सबों के श्रेष्ठ भ्राता जो यहाँ विद्यमान हैं, उनके हिंदी प्रेम का क्या कहना। जब वे बोलते हैं तो समा बन जाती है। उनके शब्दों का उच्चार मन को हर लेता है। शब्द प्रयोग तो कोई उनसे सीखे। मैं बता दूं, शुरू में जब मैं आया था, एक बार पहली मुलाकात जब उनसे हुई तो उन्होंने पूछा मेरे विषय के बारे में, आपका विषय क्या है। मैंने सीधे शब्दों में कह दिया कि मैंने हिंदी से एमए किया है, मैं हिंदी से एमए हूं। मधुर मुस्कान की रेखा उनके मुखमंडल पर खिली। उन्होंने कुछ कहा नहीं। बाद में उन्होंने प्रेम से समझाया एक अग्रज की तरह कि हिंदी भाषा में मर्यादा झलकनी चाहिए। हिंदी बड़ी परिमार्जित भाषा है आचार्य जी, और आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो थोड़ा हिंदी की दृष्टि से उचित नहीं लगा। मैंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने बताया कि हिंदी मेरे अध्ययन का विषय रहा है, हिंदी विषय से मैंने एमए किया है, ये करना ठीक नहीं है। अहंकार और दम्भ का भाव नहीं दिखना चाहिए। उस दिन से मैंने मन ही मन उन्हें अपना गुरु मान लिया। निश्चित रूप से वे उसके अधिकारी हैं। उनसे सदैव मैं जब कुछ भी लिखता हूँ, यह अलग बात है कि मैं साहित्य से जुड़ा हूँ, साहित्य का उन्हें मेरे समान अध्ययन नहीं करने का अवसर मिला है, ये अलग बात है। लेकिन एक कर्मठ, ईमानदार, समर्पित, शालीन और गंभीर अध्येता होने के नाते जीवन के सभी क्षेत्रों को उन्होंने ठीक से आंका है, उसमें अपनी पहचान बनाई है, अपनी पकड़ बनाई है। और ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि उनका जो स्नेह हम लोगों के प्रति रहा, खास करके मेरे प्रति, वो सदैव बना रहे। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसी और की ओर नहीं, बल्कि इस कपिल आश्रम के अधीक्षक श्रीमान कृष्ण कुमार सिंह जी की ओर संकेत कर रहा हूँ। उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वे अपने स्थान पर आए। इससे पहले मैं उनके पास अवस्थित श्री गिरी जी से आग्रह करूंगा कि वे उन्हें ससम्मान उनके स्थान तक, आसन तक पहुंचाने की कृपा करें। आप सभी जरा एक बार करतल ध्वनि करके उनका सम्मान करें। अब कार्यक्रम के श्री गणेश की अनुमति मैं अध्यक्ष जी से लूंगा। उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि वे आदेश दें कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। आज आपको सबसे पहले मैं जिस काव्यवाचक से मिलवा रहा हूं, जिसे इस मंच पर ला रहा हूं, आपको भी सुखद आश्चर्य होगा। मुझे तो आश्चर्य है भी, इसलिए कि 18 वर्षों की अवधि में मैंने उन्हें कभी बोलते नहीं सुना, कभी मंच पर आते नहीं देखा। अगर किसी को कहा नहीं गया कि अमुक भैया को बुलवा दीजिए तो उन्होंने माइक किसी दूसरे को कहा दिया।
ऐसे अपने बीच एक हैं, लेकिन उनका उत्साह तो तब देखता बना कल जब वे बिल्कुल हाथ पर धोकर मेरे पीछे पड़ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी प्रस्तुति होनी। मुझे भी बड़ा आनंद आया। मैंने वचन दिया, मेरी ऊपर प्रस्तुति होगी नहीं होगी, आपकी प्रस्तुति जरूर होगी। यही हिंदी का संस्कार है, यही अपनी संस्कृति है। और ऐसे कर्मठ युवा अपने बीच एक आचार्य हैं जो अब तक तो बिल्कुल नहीं बोलते थे, लेकिन आज उन्होंने संकल्प कर लिया है कि हम बोलेंगे ही, और ऐसे वैसे नहीं, इस तरह बोलेंगे शायद जैसा कोई नहीं बोला है। ये भी आश्चर्य का विषय है, सुखद आश्चर्य का विषय है। अपने बीच ऐसे संगणकाचार्य हैं जिनका काव्य पाठ हम आज सुनेंगे, और वे बिल्कुल वर्तमान युग में हिंदी को एक मजबूत आधार देने वाला साहित्यकार है जिसका नाम कुमार विश्वास है। इस युग को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का अहर्निश कार्य किया है, और आज के हिंदी युग का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें कुमार विश्वास का नाम निश्चित रूप से आदर के साथ लिखा जाएगा। ऐसे महान साहित्यकार की छवि उनमें देखी जा सकती है। प्रकृति ने उन्हें बनाया भी वैसे ही, आप उन्हें देखेंगे तो आपको जरूर उसमें कुमार विश्वास दिखेगा। उनकी छवि भी ऐसी है। और मजे की बात है कि उन्होंने उन्हीं की काव्य धूल को भी अपने कलेवर बनाने का संकल्प किया है। तो आइए मैं इस पंक्ति के साथ आपको आमंत्रित करूं ताकि धूल सबके मानस पटल पर आ जाए। आप सुने, फिर मैं बुलाऊंगा अपने साहित्य प्रेमी को। हिंदी सप्ताह दिवस पर तो मैं प्रणाम करता हूँ, इसी के यश का गायन तो मैं आठों करता हूँ। फूलों का काम है खिलना, दिलों का काम है मिलना। फूलों का काम है खिलना, दिलों का काम है मिलना। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। आप समझ गए होंगे मेरा संकेत संगणकाचार्य श्री सज्जनलाल धुलेश जी की ओर है। आज आपने उनका भजन भी सुना है। उनके आनंद और उत्साह को हम सभी सलाम करेंगे और उन्हें बहुत बहुत आशीष से भर देंगे, कोटि कोटि धन्यवाद देंगे, उनके हौसलों को बुलंद करेंगे ताकि आने वाले दिनों में वे भी अपने हृदयोद्गार को निश्चित रूप से अभिव्यक्त कर सके। आइए सादर आचार्य श्री सज्जनलाल धुलेश जी। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य प्रभारी प्रधानाचार्य जी एवं सहकर्मी आचार्य बंधुगण, हिंदी दिवस सप्ताह के अवसर पर मैं काव्य पाठ करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत है इस हिंदी काव्य दिवस हिंदी सप्ताह दिवस के अवसर पर 4 पंक्तियां आप लोगों को समर्पित करता हूं। मैं हिंदी काव्य समनों से तेरा सम्मान करता हूं। मैं हिंदी काव्य समनों से तेरा सम्मान करता हूं।
हृदय की भाषा है हिंदी, यही ऐलान करता हूँ। हृदय की भाषा है हिंदी, यही ऐलान करता हूँ। यही है राज की भाषा, यही है राष्ट्र की भाषा, है राज की भाषा, यही है राष्ट्र की भाषा। इसी का गान करता हूँ, इसी का मान करता हूँ, मान करता हूँ, इसी का मान करता हूँ। आइए अगली कड़ी में मैं सोहनलाल द्विवेदी रचित उस कविता का पाठ करने जा रहा हूं, जिसका संदेश है कोई भी कार्य को ईमानदारी से निष्ठा पूर्वक किया जाए तो उसमें सफलता निश्चित मिलती है, क्योंकि कहा भी जाता है लेबर नेवर गोज इन वैन। परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए आगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न डरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते ही नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निश्चित रूप से आपकी करता। आइए अब हम लोग हिंदी गान की परंपरा में, जो हिंदी गान की परंपरा चल रही है, उसी परंपरा में एक हिंदी गान प्रस्तुत कर रहे हैं। आप साथ देंगे इसी अपेक्षा के साथ। शब्द कुछ मिले जुले हैं और हिंदी के साथ साथ आप जानते हैं जितनी बोलियां हैं, उन बोलियों में भोजपुरी भी एक महत्वपूर्ण बोली है, और भोजपुरी मिश्रित अगर हिंदी हो तो वह और माधुर्यमंडित हो जाती है। हमारे समक्ष कई क्षेत्रीय बोलियां हैं जो बहुत अधिक कर्णप्रिय है, मधुमास की फुहार संबंधित है। ऐसी ही बोलियों में एक अपनी बोली है भोजपुरी। आप सुने, आपसे संभव होगा तो आप साथ देंगे, इसलिए कि टोन भोजपुरी से संबंधित है। नहीं होगा तो कोई कष्ट का विषय नहीं मानना है। काहे भाव नहीं अपन राष्ट्र
भाषाए भाई हिंदी, हिंदू हिंदुस्तान के हो भाषाए भाई, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के हो भाषाए भाई। इसी को दोहराना है। काहे भावना ही अपन राष्ट्र भाषाए भाई, काहे भावना ही अपन राष्ट्र भाषाए भाई, हिंदू हिंदुस्तान के हो भाषाए भाई, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के हो भाषाए भाई। कोटि कोटि कंठन के भाषा, जन जन के मुखर अभिलाषा, कोटि कोटि कंठन के भाषा, जन जन के मुखर अभिलाषा। पहचान हमें हिंदी अपन, पहचान हमें हिंदी अपन, अरे एकर जगह ना कोनो दोसर, एकर जगह न पाई कोनो दोसर भाषाए भाई, हिंदी हिंदुस्तान के हो भाषाए भाई, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के हो भाषाए भाई। अप टू डेट फैशन वालों से जब से भइल सगाई, अप टू डेट फैशन वालों से जब से भइल सगाई, आपन भाषा संस्कृति अब सब कुछ लगे पराई, मुर्दा और संस्कृति सब कुछ लगे पराई। अब तो लगे गवारू अपन हिंदी, अब तो लगे गवारू अपन हिंदी, भाई भाई हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के हो भाषाए भाई, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के हो भाषाए भाई। कोटि कोटि कंठन के भाषा, जन जन के मुखर अभिलाषा, कोटि कंठन के भाषा, जन जन के मुखर अभिलाषा। पहचान हमें हिंदी अपन, हिंदी सगरे हा हिंद के आशा, एकर जगह न कोनो दोसर भाषा पाई भाई, हिंदू हिंदुस्तान के हो भाषाए भाई, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के हो भाषाए भाई। काहे भावना ही अपन राष्ट्र, काहे भावना ही अपन राष्ट्र भाषाए भाई, हिंदी हिंदुस्तान के हो भाषाए भाई, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के हो भाषाए भाई। 24 घंटा के ई भाषा एकरा बिन काम चली ना, 24 घंटा के ई भाषा एकरा बिन काम चली ना। कितनो रटबो दोसर भाषा से दिन क्रम आठो याम चली ना, कितनो रटबो दोसर भाषा दिन क्रम आठो याम चली ना। तो भाषा अंतकाल में अपने कामे, भाषा अंतकाल में अपने कामे आई भाई, हिंदू हिंदुस्तान के हो भाषाए भाई, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के हो भाषाए भाई। काहे भावना ही अपन राष्ट्र भाषाए भाई, काहे भावना ही अपन राष्ट्र भाषाए भाई, हिंदू हिंदुस्तान के हो भाषाए भाई।
मुझे विश्वास नहीं था कि यह गीत भी यहाँ रोड ला सकेगा, लेकिन बहुत सुंदर आप लोगों ने सुना। ऐसे श्रोता अगर मिल जाए तो मैं कई गीत सुना दूँ, लेकिन समय की भी मर्यादा है। आपका साथ बना रहे, फिर इस तरह के गीत होते रहे। चलिए, अध्यक्ष जी ने बड़ा सुंदर संदेश दिया है, संकेत दिया है, तो लगता है आज मेरी मुराद पूरी होगी। चलिए, अब मैं आपके बीच एक ऐसे अपने बीच अवस्थित ऋषि से मिलवा रहा हूं, जिन्होंने विभिन्न अरण्य विद्यालयों में तपस्या की है, सिरस्वस्थ भी रहे हैं और अपनी साधना से विद्या भारती को तपस्कृत करने का प्रयास किया है। ये अलग बात है कि उनकी साधना की सरिता सागर से देवोती रूप में नहीं मिल सकी, लेकिन फिर भी सागर के निर्माण में सरिता की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस सरिताओं से ही सागर का निर्माण होता है। अपने बीच बहुत ही मृदु स्वभाव के, हम सबों में सबसे अनुभवी, अभी जो अपने बीच जितने आचार्य हैं उनमें सबसे अनुभवी मृदुभाषी और अपने हृदय की पवित्रता से सबको पावन करने वाले, संस्कृत के मंत्रोच्चार से अवगत को सुस्मित और सुभित करने वाले, अपने बीच मनीषी की तरह, ऋषि की तरह एक आचार्य है, जिनका सानिध्य और स्नेह हमें मिलता रहता है। ऐसे आचार्य भी चुपचाप एक सप्ताह से केवल हम लोगों को सुन रहे थे, लेकिन आज उनको सुनना है। और आप समझ गए होंगे, मैं किसी और को नहीं, अपने शैलेंद्र आचार्य को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और अपने मुखार बिंद से हिंदी भाषा के प्रति अपने स्नेह का प्रकटीकरण करें। आचार्य श्री शैलेंद्र। धन्यवाद श्रीमान संचालक महोदय। सबसे पहले प्रातः स्मरणीय मां शारदी को मेरा नमन। सामान्य अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रभारी प्रधानाचार्य महोदय, ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे आचार्य बंधु भगिनी, इस हिंदी सप्ताह दिवस के अवसर पर सही मेरा बालक जी कहे, क्योंकि श्लोक तो हमेशा वाचन होता है, उसी की कविता हिंदी में वाचन करना, क्योंकि हिंदी सब आज से 50 वर्ष पहले जो हमने पढ़ा वो भी अभी स्मरण है। छोटे नन्हे बालक का जन्म होता है, बालक जन्म का पहले मुंह खुलता है, आप सभी जानते हैं उसका मुंह पहले अ, क्योंकि यह पाणिनि सूत्र से हमने आपको विगत बताए थे कि अ शब्द का उच्चारण से उच्चारण तो हुआ, सबको पढ़ोया, क्योंकि देव भाषा संस्कृत उसी की पुत्री हिंदी हम सभी मानते हैं और है ही। 2496 भाषाओं में 2496 भाषाओं में संस्कृत प्रथम भाषा है और उसी की पुत्री हिंदी आज जननी बन करके हम सबों के बीच है। हम सभी उनको नमन करते हैं, हम सभी उन्हें चाहते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं। हर जन जन में, हर मन में, हर भाव में यह विरोधा हुआ है। छोटी सी कविता चर्चा पंक्ति की पहले मैं अपना स्मरण आपको दिला दूं कि जब मैं प्रथम कक्षा में, आप समझते होंगे 55 वर्ष पूर्व की बात है, सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता, आरे बादल तारे बादल, गर्मी दूर भगारे बादल। उस समय की कविता
क्योंकि जो भी अभी भी बालक हिंदी कविता, जैसे किताब उसको पहले दिसंबर माह का होता था वर्ष, और जनवरी माह में जैसे किताब खरीदा कि सभी बालकों को हिंदी कविता याद, पूरी किताब की कविता याद कर लेते थे। ठीक उसी प्रकार मैं भी करीब याद कर लेता था। फिर द्वितीय कक्षा में जब गया तो किसान पर कविता और किसान नहीं हुआ है अभी से मेरा पूरब की डाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले काट छोड़ उठ गया किसान, याद अपनी खिला पिला पर हल लिए साथ में बैलों को करने चले खाते, अभी भी याद है। और कक्षा जब बढ़ते गया तो तृतीय कक्षा से चतुर्थ कक्षा की ओर जब मैं बढ़ा तो स्वाभाविक था फूलपति बाग बगीचा देख करके मेरे पसंद होता था, और देख करके मन करता था कि कुछ गावे गुनगावे। वो फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख पवन के झोंकों से नित सीखो शीश झुकाना। तब स्मरण करता हूँ, आज भी मन हृदय पूरा सिरा खुल जाता है। मैं अभी इतने दिनों कविता को याद रखता हूँ, आप सभी को भी याद होगा, क्योंकि यह हिंदी दिवस पर मदन मोहन मालवीय जी 1898 ईस्वी में मैकडोनल्ड को कहा, भाई हिंदी के साथ आप इतना बड़ा न्याय क्यों करते हैं, कोर्ट कचहरी सभी जगह हिंदी शब्द में इसका प्रयोग करें, हिंदी में लिखावट हो। इसी पर यह राष्ट्र के बदलाव में जब इसका तय हुआ था उस समय की बात है, क्योंकि सबको अभी मैंने आपको कहा कि 2496 भाषाओं में संस्कृत है और उसके उत्तरी के रूप में हिंदी शब्द की कितनी गरिमा है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में 10,000 और 2.5 लाख हिंदी में शब्द आज भी संगीत है और सुरक्षित है, क्योंकि संसार की उन्नत भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक व्यवस्थित भाषा है। हम सभी इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते भी हैं। व्यवस्था को ठीक करने के लिए जब उन्होंने किया, संस्कृत केवल देशी नहीं सार्वलौकिक भी है, क्योंकि अनेक राष्ट्र में जिनकी भाषा हिंदी की उतनी करीब है उतने ही भारत के अनेक राज्यों में भी है। अतः हम सभी राष्ट्रभाषा का गौरव, इसे अपनाना और इसकी अभिवृद्धि को आगे बढ़ाना, क्योंकि इसकी एकता अखंडता की नींव है। इसलिए आओ हम लोग मिलकर के इसे सुदृढ़ कैसे बढ़ावे, इसी पर छोटी सी एक श्लोक है, महाचार्य भी आप बराबर बीच बीच बोलते रहते हैं, जब पढ़ती लिखती पश्यति परिपृक्षति पंडितान उपास्यति तस्य दिवाकर किरणे नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि। अर्थात जो पढ़ता है वही लिखता है और देखता है, और भाव जब जगता है तो प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछने के बाद फिर उस प्रश्नों के साथ बुद्धिमानों के साथ आश्रय लेता है। उसकी बुद्धि ठीक उसी प्रकार प्रकट होती है जिस प्रकार की सूर्य की किरणों की कमल पंखुड़ियों के साथ जब हमारे अपने नीतराम बालक जी हिंदी को उसी तरह सूर्य किरणों के साथ उनको विकृत किए हैं, विस्तारित किए हैं, और हम सभी कमल पंखुड़ियों के समान अभी खिल रहे हैं और हिंदी दिवस आज मना रहे हैं। व्यक्तित्व एवं राष्ट्र को बढ़ाने का काम में एक कवि है केदार नारायण जोशी, कविता स्वर में भी मैं है। भाषा उत्पन्न नहीं होती है, भाषा उत्पन्न नहीं होती है, होता है इसका विकास। भाषा उत्पन्न नहीं होती है, होता है इसका विकास। संस्कृत से प्राकृत भाषा का धीरे धीरे हुआ विकास। संस्कृत से प्राकृत भाषा का धीरे धीरे हुआ विकास। नदियां जैसे बहते बहते सागर में मिल जाती है, वैसे ही अनेक बोलियां मिलकर भाषा बन जाती है। अनेक बोलियां भाषाओं का पावन संगम हिंदी है,
भारतीय भूमंडल पर तो यह तीर्थराज जंगम हिंदी है। मानक शब्द को हिंदी में संस्कृत से ही आता है, संस्कृत का ही काव्य शास्त्र हिंदी पर छा जाता है, संस्कृत के ही काव्य शास्त्र हिंदी पर छा जाता है। यह शुभ लक्षण है, यह शुभ लक्षण है हिंदी का, यह शुभ लक्षण है हिंदी का। संस्कृत का न्याय ग्रहण करती हिंदी की केवल संस्कृत की उत्तराधिकार नहीं बन सकती। भाषा भूषण सरस्वती का, भाषा भूषण सरस्वती का सब समाज का है वैभव, है माध्यम भावाभिव्यक्ति का, मानव समाज का है गौरव। भाषाएं सब अलंकार है, भाषाएं सब अलंकार है, स्थान सभी का निश्चित है। देवों की भाषा संस्कृत का सर्वोच्च स्थान संरक्षित है। यह भारत माता के सिर का दिव्य भव आभूषण है। राष्ट्र भारती हिंदी भाषा हृदय आह्लादक कंठहार है। संस्कृत की प्रिय पुत्री हिंदी सद्भावों की भाषा है, सद्भावों की भाषा है। अल्लाह उदल गोरा बादल, अल्लाह उदल गोरा बादल जैसे वीरों की गाथा है। मर्दानी झांसी रानी के साहस की परिभाषा है। अमर शहीदों के बलिदानों की, अमर शहीदों के बलिदानों की यह गौरव गाथा है। सीमा पर डटे जवानों के, सीमा पर डटे जवानों के यह शौर्य पराक्रम की भाषा है। मातृभूमि के श्री चरणों में शीश समर्पण की भाषा है, शीश समर्पण की भाषा है। प्रेम और सुख के सागर की, प्रेम और सुख के सागर की सुंदरतम परिभाषा है। प्रेम सुख सागर की सुंदरतम परिभाषा है। सुर तुलसी जैसे कवियों की, सुर तुलसी जैसे कवियों की हिंदी भाषा है। कृष्ण चरित्र, रामचरित्र, कृष्ण चरित्र और रामचरित्र की भक्तिमयी परिभाषा है। केशव और बिहारी की, केशव और बिहारी की कविता की सुंदर भाषा है, कविता की सुंदर भाषा है। विद्यापति की, विद्यापति की पदावलियां, विद्यापति की पदावलियां धनानंद की भाषा है। यह कबीर की उलट बांसुरी, यह कबीर की उलट बांसुरी सुधकरी सीधी भाषा है। सामाजिक सद्भाव स्नेह से, सामाजिक सद्भाव स्नेह से सुंदरतम परिभाषा है। प्रसाद पंत निराला किया, प्रसाद पंत निराला की बड़ी निराली भाषा है। नीर भरी दुख की बदरी की, नीर भरी दुख की बदरी की कोमलतम परिभाषा है। यह सुंदरतम परिभाषा है, यह सुंदरतम भाषा है। गद्यकाल में हिंदी भाषा आधार स्तंभ बन खड़ी हुई। जन जन के सुख दुख की हिंदी, जन जन के सुख दुख की हिंदी दयामयी परिभाषा है, दयामयी परिभाषा है, सुंदरतम परिभाषा है, सुंदरतम यह भाषा है। सीमा पर तैनात जवानों की साहस की भाषा है। मातृभूमि के श्री चरणों पर सर्वसमर्पण की भाषा है, सर्वसमर्पण की भाषा है। समय आ गया हम सबों के लिए, समय आ गया अब हिंदी पर हिंदुस्तानी गर्व करें। समय आ गया अब हिंदी पर हिंदुस्तानी गर्व करें। स्वदेश और स्वदेशी का स्वाभिमान सम्मान करें, स्वाभिमान सम्मान करें। हिंदी दिवस के समापन अवसर पर, हिंदी दिवस के समापन अवसर पर हम शिव संकल्प करें। हिंदी दिवस के समापन अवसर पर हम शिव संकल्प करें। यही हम हिंदी सुने, बोले, हिंदी सब लिखें, पढ़ें और सब संसद और सड़क दोनों में, संसद और सड़क दोनों में हिंदी का स्वर गूंजे, हिंदी का स्वर गूंजे। भारत के घर घर में केवल हिंदी हिंदी ही गूंजे, भारत के केवल घर घर में हिंदी हिंदी ही गूंजे। हिंदी की परिभाषा है, यह सुंदरतम भाषा है, यह सुंदरतम भाषा है। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी बंधुओं का शुभकामना, हार्दिक अभिनंदन, सबको नमस्कार।
जिस उदारता से, जिस मनोभाव से अपने आचार्य जी ने हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला है, वह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, वह स्वाभाविक है, वह जीवन में उतारने योग्य है। आज प्रातःकाल संयोग से मेरे गुरुदेव का दूरभाष आया। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने बता दिया कि कुछ लिख रहा हूँ। फिर पूछने पर क्या है, मैंने बताया कि विद्यालय में हिंदी सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है। तो उनका प्रश्न था कि हिंदी में कि अंग्रेजी में? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ये तो पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आजकल हिंदी दिवस भी अंग्रेजी में मनाया जाता है, आप लोग किसे मना रहे हैं? मैंने कहा कि हमारे विद्यालय परिवार में हिंदी प्रतिष्ठित है और हम लोग हिंदी को बहुत महत्व देते हैं गुरुदेव। उन्होंने कहा तब तो ये खुशी की बात है, लेकिन आप मेरी ओर से एक संदेश जरूर दीजिएगा। अगर हिंदी दिवस की बात हो गई तो सबसे पहले मैं अपने प्रातः स्मरणीय गुरु जी के शब्द में जो उनके संबंध में मैंने जो 2-4 शब्द लिखे हैं, अपने आश्रम प्रमुख जी उनसे मिले हैं, ये सौभाग्य भी है। हमने 2-4 शब्द जो बहुत पहले लिखा है उनके बारे में, अगर यहाँ उपलब्ध हुआ तो मैं आपको सुना दूं। क्या भाव है, कैसा संबंध है हम लोगों में, फिर उनकी बातें आगे बढ़ाएंगे। प्रार्थी हूं मैं सदा तुम्हारा, दिया ज्ञान बना मुझे न्यारा, आप सम नहीं जगत में दूजा, जिसकी कभी करो मैं पूजा, जीता हूँ सुख आपसे पाकर, हंसता हूँ दुख आपके गाकर, रोता हूँ दुख आपको देकर, सोता हूँ नींद आपसे लेकर। हे गुरुवर एक तेरा भरोसा, मैंने सब कुछ तुझे परोसा, दिन प्रतिदिन मिले शक्ति नवीन, हमें भक्ति दो ओ प्रवीण, हमें भक्ति दो ओ प्रवीण। तो ये प्रवीण प्रवासी उनका उपनाम है। निश्चित रूप से यह कहते मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि उन्होंने जब स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की तो बिहार विश्वविद्यालय में तृतीय स्थान उनको था, यानी फर्स्ट क्लास थर्ड जिनको कहा जाता है। तीसरे स्थान पर पूरे बिहार विश्वविद्यालय में वो रहे। हिंदी के वरीय शिक्षक रहे, फिर प्रधानाध्यापक होकर अवकाश प्राप्त किए। तो उन्होंने अपनी ओर से जो संदेश दिया, सबसे पहले मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, और इस विश्वास के साथ कि ये मेरे गुरु हैं, तो निश्चित रूप से आपके गुरु तुल्य ही है। हम उनकी भावनाओं की भागीरथी में आपको एक क्षण के लिए समाप्त कराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यह बहुत खेद का विषय है कि आजादी के बाद इतने दिन बीत गए, लेकिन हिंदी यथोचित प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकी। भारत सरकार के हिंदी विभाग के जो परामर्शदाता हैं, उन्होंने आज तक हिंदी के पिछड़ेपन को ही अपने विकास का स्तर बनाकर रखा है। उनके मन में एक कलुषित भाव है कि हिंदी जब तक पिछड़ी है तब तक हमारी मान मर्यादा है, अगर हिंदी विकसित हो जाएगी तो हमारी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। उनकी इस कलुषित मानसिकता को दूर करने की आवश्यकता है। हिंदी में हम सब कुछ करें। एक बहुत ही मर्मस्पर्शी उन्होंने संदेश दिया कि अगर मोबाइल हमारे पास अभी आता है तो उसमें हम भाषा को पूछ करते हैं, तो उसमें 1 नंबर अंग्रेजी देते हैं, 2 नंबर में हिंदी देते हैं, हिंदी वही 2 नंबर की भाषा बन जाती है। मोबाइल में इस तरह की व्यवस्था है तो हिंदी को पहला स्थान दे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे कार्यालय की बात हो, राजकाज की भाषा हो, सरकारी संस्थानों की भाषा हो, बैंकों की भाषा हो, हिंदी हृदय की भाषा है। तो उनका कुल मिलाकर यही कहना था कि हिंदी दिवस मनाना तो अच्छी बात है, लेकिन केवल हिंदी दिवस मनाकर और हम पल्ला झाड़ लें तो इससे हिंदी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं कही जाएगी। हिंदी के प्रति सच्ची श्रद्धा यही होगी कि हम इसे अपने जीवन में उतारें। हम अपने लोगों को यह बताएं कि किन किन परिस्थितियों का सामना हिंदी को करना पड़ा है।
फिर भी यह हिंदी अपने बलबूते विश्व क्षितिज पर छाई हुई है। इसमें कुछ ऐसे गुण जरूर हैं, उनका अवलंबन करना चाहिए। अपने लोगों से आग्रह करना चाहिए कि वे हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में तो स्थापित है ही, हिंदी कामकाज की भाषा में भी हम इसको स्थापित करें। राष्ट्रभाषा कहने के लिए है, वास्तव में इसको राष्ट्रभाषा बनाए, जन जन का कंठहार बनाए, तब जाकर हिंदी के इस दिवस को मनाने का मूल्य जो है हमारे सामने आएगा। आइए अब मैं कार्यक्रम के अगले सोपान पर जो अवस्थित है, आज तो कुछ अधिक ही अपने आचार्य जी उत्साहित है, इसलिए स्वाभाविक है हम लोग रात नहीं समय दे रहे, तो अब समय है भी नहीं। तो अब देखिए हिंदी दिवस का प्रभाव अपने इस विद्यालय प्रांगण में दिख रहा है। जिस दिन प्रधानाचार्य जी ने मुझसे कहा कि हिंदी सप्ताह मनाना है, मैंने जो ही कहा दिया ठीक है मना लिया जाएगा। लेकिन रात में जब मैं विचार करने लगा कि एक सप्ताह हिंदी दिवस मनाने की योजना बनी है, तो हम क्या करेंगे? आप सोच सकते हैं, बड़ी हैरानी और परेशानी मुझे हुई कि एक सप्ताह, तो यहाँ तो एक वर्ष के बाद 1 घंटे का मिलता है, तो कुछ आचार्य इसी में हम पर आस्तीन चढ़ाने लगते हैं, ये कैसे होगा। लेकिन अब 1 सप्ताह का समय मिल गया, मन में बड़ा द्वंद था, बड़ी परेशानी हो रही थी मुझे, ये कैसे पार उतरेगा अपने आप। लेकिन आपके सहयोग से, आपके उत्साह से, आपके हौसला अफजाई से जो कहेंगे, मनो आपने जो हौसला दिया है, मनोबल बढ़ाया है, इससे मुझे लगता है कि सप्ताह क्या, अगर 1 महीने तक हम लोगों को मनाना हो तो कोई परेशानी नहीं होगी। 3 से 4 नामों की घोषणा की गई थी, आज 8 नाम मेरे पास है। लेकिन चलिए इसी क्रम में हम बीच बीच में आपसे मिलते रहेंगे, अपने मनोभावों को परोसते रहेंगे। अब अपने कार्यालय के एक ऐसे युवा आचार्य हैं, वो भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, रोकने की कोशिश उन्होंने की है, लेकिन अंत तक वो आकर हमसे मिल ही लिए और उन्होंने कहा कि मेरी भी इच्छा हो ही रही है कि मैं कुछ कहूँ। तो आप समझ गए, जब वो जोग करते हैं तो लोग उन्हें छुपा रुस्तम कहते हैं, जोग में भी उनकी सिद्धि है। अरे मानो तो गुणाओं गुणों का मिश्रण होता है, कुछ न कुछ गुण सब में होते हैं। अपने युवा आचार्य को मैं आमंत्रित करूँ, कार्यालय सहायक आचार्य को आमंत्रित करूँ, नाम है जयप्रकाश शर्मा जी, आइए। धन्यवाद। आज हिंदी सप्ताह के अंतिम दिवस पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष श्री रामबालक के आचार्य जी द्वारा मुझे कुछ कहने की जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करता हूँ। परम पूजनीय माँ सरस्वती द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले श्री कृष्ण सिंह एवं अपने विद्यालय के प्रभारी महोदय जी, विद्यालय के यशस्वी अनुपस्थित प्राचार्य महोदय, आचार्यगण, दीदी जी एवं समस्त सेवक और कर्मचारी वृंद को सादर नमन। मैं अब आप सबों के बीच हिंदी दिवस के अवसर पर एक झंडा गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका बोल है हिंद देश का प्यारा झंडा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगीराई, धरती की अंगीराई।
कदम कभी न रुकेगा, कदम कभी न रुकेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। ये बहुत ही व्यवस्थित रूप में आचार्य जी ने एक गीत सुनाया हमें। निश्चित रूप से राष्ट्र प्रेम की पावन मंदाकिनी हमारे हृदय प्रदेश में बढ़ उठी होगी। अब मैं अपने ही बीच के एक ऐसे युवा आचार्य जी को आमंत्रित कर रहा हूं कुछ सीमित समय के लिए, जो सबके मन आंगन में खटकते हैं और उन्हें देखे बिना, उनको सुने बिना किसी के मन को आनंद नहीं मिलता। ऐसे आचार्य जी अपने बीच हैं, लेकिन सभी उनसे सतर्क भी रहते हैं। ऐसी कुछ अपनी विशिष्टताओं के साथ, अपने वैशिष्ट के साथ हम लोगों के मन आंगन को हंसियों से भरते हैं, गुदगुदा करके आनंद की फुहार बरसाते हैं। ऐसे हमारे बीच एक आचार्य जी हैं जो अपना परिचय किस रूप में दे रहे हैं, ये उन्हीं के मुखारबिंद से सुन लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे अनुज और एक उत्साही आचार्य जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। वो भी संगणकाचार्य है और नाम है कुमार अभिषेक। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रभारी प्रधानाचार्य जी एवं हिंदी के संयुक्त रामबालक स्वरचित कुछ पंक्ति है हिंदी की। हिंदी दिवस का आज अंतिम सप्ताह है और कुछ पंक्तियां हमने लिखी है, कविता है, उसको जरा सुन। मैं हूँ प्रसाद की कामायानी, मैं हूँ प्रसाद की कामायानी, मैं ही कबीरा की हूँ बानी, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। खुसरो की इश्क मजाजी हूँ, खुसरो की इश्क मजाजी हूँ, मैं गुणानंद की हूँ सुजान, मैं ही रसखान के रस की खान, मैं ही रसखान के रस की खान। मैं ही भारतेंदु का रूप महान, मैं ही भारतेंदु का रूप महान, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। धन्यवाद। मैंने पहले ही कहा कि आप अगर सावधानी से नहीं सुनिएगा तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं, हमारे आचार्य जी ने ध्यान दूर करके नहीं, आपको साधने के लिए उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस का अंतिम सप्ताह, ये आपको गुदगुदाने का काम उन्होंने कर दिया है। आप वहां तक अपनी दृष्टि फैलाएं और फिर आनंदित हो जाएं। आइए, कुमार जी को उनके हौसले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए आपके बीच एक ऐसे आचार्य जी को मजे मजाए आचार्य कहिए, कोई अतिशयोक्ति नहीं हो, और ऐसे आचार्य जी जो भाषा से दूर रहते हुए भी भाषा की भागीरथी बात है, भाषा से उनका बहुत करीब का रिश्ता नहीं है, लेकिन उनकी भाषा ऐसी है जिसे सुनने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए हम ललायत रहते हैं। जिस दिन कभी भी विद्यालय नहीं आते हैं, सबके मुंह से एक आवाज, एक बात अनायास निकल जाती है, आज मन नहीं लग रहा है, तो भाई वो आचार्य जी नहीं आए, क्यों नहीं आया भाई? तो उनके मुखारबिंद से झरने वाले जो पुष्प होते हैं वो सबको सुभाषित करते हैं, सबके मन को आनंद से भर देने वाले। अपने बीच एक विज्ञान के ऐसे शिक्षक हैं जो हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों पर भी अपनी पकड़ रखते हैं, और उन्होंने बताया है कि हिंदी सप्ताह में हिंदी की चर्चा हुई, लेकिन आपको पता है हिंदी की बहन कौन है? मैं तो बता गया,
आता तब तक उन्होंने बता दिया कि हिंदी की पहल उर्दू है। इसलिए मैं उर्दू मिश्रित हिंदी से सजाकर कुछ शेर आपको सुनाऊंगा और इस मोहक वातावरण को और माधुर्य मंडित करने के लिए मैं आप समझ गए होंगे, मैं आवाज देने वाला हूं अपने विज्ञानाचार्य श्री शिवचंद झा जी को। आप आए और अपने काव्य से, शेरो शायरी से हमें आनंदित करें। श्री झा जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पारिवारिक प्रधानाचार्य, आत्मीय आचार्य बंधु एवं बहनी, हमारे विषय में हमारा परिचय आचार्य रामबालक जी ने दे ही दिया है, फिर भी कुछ मैंने लिखा हूँ और उसका उद्बोधन यहाँ से करने जा रहा हूँ। जरा गौर से सुनेंगे तो सबसे पहले तो ये हिंदी दिवस का अंतिम सप्ताह है। मौका बाद में हमको मिलता या नहीं मिलता, तो ये आज हमने कहा कि जो नहीं, आज हम भी करेंगे, हमको मौका दिया जाए, तो मौका इन्होंने दे दिए हैं। और उसमें सबसे पहले है कविता पाठ है, उसके बाद शेर और शायरी। कविता पाठ का मुख्य है भारत सुरपुर से अभिराम। इसमें है 4 पंक्ति है, इसको ध्यान से सुनेंगे। रंग बिखेरे जग उपवन में शोभा ललित ललाम। रंग बिखेरे जग उपवन में शोभा ललित ललाम। भारत सुरपुर से अभिराम, भारत सुरपुर से अभिराम। अबीर गुलाल की थाली लेकर आए उषा नवेली। अबीर गुलाल की थाली लेकर आए उषा नवेली। धरती के संग होली खेले बनकर के अलवेली। धरती के संग होली खेले बनकर के अलवेली। उत्तर में गिरिराज हिमालय शोभ रहा हिमालय। उत्तर में गिरिराज हिमालय शोभ रहा हिमवान। भारत सुरपुर से अभिराम, भारत सुरपुर से अभिराम। छोड़ जगत को यहाँ पर आए मेरे ख्वाजा निराले। छोड़ जगत को यहाँ पर आए मेरे ख्वाजा निराले। काशी की पावन धरती पर शंकर भोले भाले, शंकर भोले भाले। जहाँ मुस्लिम के घर गीता शोभे, जहाँ मुस्लिम के घर गीता शोभे, हिंदू पढ़े कुरान। भारत सुरपुर से अभिराम, भारत सुरपुर से अभिराम। ये कविता। इसके बाद कुछ शायरी है हिंदी में, उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। मुझको सच्चाई की आदत बहुत है। मुझको सच्चाई की आदत बहुत है, मगर इस राह में दिक्कत बहुत है। मगर इस राह में दिक्कत बहुत है। ऐब के सजर को उखाड़ फेंको जड़ से। ऐब के सजर को उखाड़ फेंको जड़ से।
क्योंकि हर वक्त ये फलता बहुत, क्योंकि हर वक्त ये फलता बहुत है। अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है। मैं जुगनू हूँ, मुझे दिखता बहुत है। मैं जुगनू हूँ, मुझे दिखता बहुत। किसी फुटपाथ से मुझको खरीद लो, किसी फुटपाथ से मुझको खरीद लो। मेरी शोरूम में कीमत बहुत है, मेरी शोरूम में कीमत बहुत है। थोड़ा सा इस पंक्ति पर ध्यान देंगे। होशियार सदा उससे रहो, होशियार सदा उससे रहो जो झुककर हर शख्स से मिलता बहुत है। होशियार सदा उससे रहो जो झुककर हर शख्स से मिलता बहुत है। उससे धोखा सब खा जाते हैं, उससे धोखा सब खा जाते हैं, क्योंकि परेशानी में वो हंसता बहुत है। होशियार सदा उससे रहो जो झुककर हर शख्स से मिलता बहुत है। होशियार सदा उससे रहो जो झुककर हर शख्स से मिलता बहुत है। उससे धोखा सब खा जाते हैं, उससे धोखा सब खा जाते हैं, क्योंकि परेशानी में वो हंसता बहुत है। अगली पंक्ति है, हम आपस में लड़े लड़कर मरे क्यों, हम आपस में लड़े लड़कर मरे क्यों। तबाही के लिए तो कुदरत बहुत है, समझकर सोचकर मुझसे उलझना, दबे कुचलों में भी ताकत बहुत। समझकर सोचकर मुझसे उलझना, दबे कुचलों में भी ताकत बहुत है। न्याय करना और न्याय दिलाना दोनों है मुश्किल, न्याय करना और न्याय दिलाना दोनों है मुश्किल, क्योंकि इस कार्य में मशक्कत बहुत है, क्योंकि इस कार्य में मशक्कत बहुत है। किसी हाल में दामन मैं छोड़ नहीं सकता, किसी हाल में दामन मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे हकीकत से मोहब्बत बहुत। किसी हाल में दामन मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे हकीकत से मोहब्बत बहुत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सूचन जी को। आपने अपनी कारकिर्दी से एक नई समाज बांध दी है। सचमुच बड़ा आनंद का विषय था, बड़ा आनंदित किया हम लोगों को आपका कार्यक्रम। अब मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए एक ऐसे शख्सियत को यहाँ बुला रहा हूँ जिन्होंने निश्चित रूप से अपने प्रयास से कम से कम हमारे यहाँ अपने विद्यालय में कि संगठन नगर में हम कह सकते हैं, हिंदी को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है, एक नई पहचान दी है। वैसे हिंदी पहचान की मोहताज नहीं थी, लेकिन इनके आने से इतना तो जरूर हुआ कि हमारी हिंदी उत्तरोत्तर विकसित हुई है, हमारा आकर्षण हिंदी के प्रति बढ़ा है। निश्चित रूप से इनका यह प्रयास सराहनीय है, प्रशंसनीय है। आप इनसे परिचित भी होंगे, मेरे शब्दों के माध्यम से जान गए होंगे, फिर भी एक छोटी शायरी के माध्यम से
मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, मुझे करना नहीं चाहिए, फिर भी कर रहा हूँ। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। इनके बारे में कहना है, जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा, जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा, हाल आपके जाने हैं, जाने न जाने हम ही न जाने, बाकी दुनिया जानी है। अब मैं बुला रहा हूँ अपने बीच हिंदी के प्रखर ज्ञाता माननीय राम बालक जी को, जो आज के कार्यक्रम के आयोजक भी हैं। आइए, आप मंच की शोभा बढ़ाइए। अपनी मेघमयी सुषमा से इस समारोह को सुष्मित और शोभित करने वाले सम्माननीय अध्यक्ष जी, प्रभारी प्रधानाचार्य श्री संतोष कुमार ठाकुर जी, मेरे सहकर्मी आचार्य नंदी भगनी एवं कार्यालय कर्मी, हिंदी दिवस सप्ताह का अवसर पाकर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और सीखने का प्रयास भी किया है। एक सुखद वातावरण अपने विद्यालय परिसर में मुझे लगता है कि हिंदी की दृष्टि से 20 वर्षों के अंतराल पर तना है। ये बहुत ही मोहक और आकर्षक है। हम निरंतर प्रयास करें कि अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति हम सदैव समर्पित होकर कार्य करें। कल का ही दिया हुआ विषय है और विषय से आप परिचित हैं कि हम सभी हिंदी बोलने के क्रम में कुछ सामान्य भूलें कर देते हैं। हिंदी की अशुद्धियों से हम कैसे बच सकते हैं, हिंदी को परिमार्जित कैसे कर सकते हैं, इस विषय को लेकर मैं प्रस्तुत हूं। और आज शुरू में ही अपने अध्यक्ष जी ने संकेत दिया था कि आपको भरपूर समय दिया जाएगा। मैं पुनः उसकी याद दिला देता हूं आप सबों को कि आप निश्चित रूप से धैर्यवान होकर मेरी कुछ बातों को सुनेंगे। सबसे पहले मैं इस बात की चर्चा कर दूं कि हिंदी बोलने में, हिंदी लिखने में और हिंदी पढ़ने में कौन कौन सी असावधानियां होती हैं जिनके कारण अशुद्धियां हो जाती हैं। साहित्यिक दृष्टि से और व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्धियां दो तरह की होती हैं। हम किसी भी भाषा पर थोड़ा सा विचार करें, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो मेरा विश्वास है कि हिंदी कठिन नहीं, हिंदी बहुत सरल भाषा बन जाएगी। हमने जो अपने अध्ययन से अनुभव किया है वह यही कि हिंदी के प्रति अगर लगाव है, हिंदी के प्रति अगर मन में अनुराग है, तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति आसानी से हिंदी सीख सकता है। 21 जून को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हिंदी भाषा के विकास पर आधारित एक संगोष्ठी में अपने राष्ट्रपति महोदय ने कहा, रामनाथ कोविंद जी ने कहा है कि हिंदी अनुवाद की भाषा नहीं, हिंदी संवाद की भाषा है। निश्चित रूप से यह बहुत ही प्रशंसनीय है कि हिंदी अनुवाद की भाषा नहीं, हिंदी संवाद की भाषा है। हिंदी हृदय की भाषा है, हिंदी हमारे सपनों की भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी सब कुछ है। फिर इस हिंदी के पिछड़ेपन के क्या कारण है, वो सारे समय बीत गए हैं, उनकी चर्चा हुई है। आज हम अशुद्धियों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे कि हिंदी में दो तरह की अशुद्धियां अक्सर होती हैं, एक साहित्यिक और एक व्याकरणिक। तो सबसे पहले मैं व्याकरणिक
अशुद्धियों की तरफ ध्यान आकृष्ट करूं। हिंदी के एक बहुत बड़े व्याकरण हुए हैं जिनका नाम कामता प्रसाद सिंह काम है। उन्होंने लिखा है कि हिंदी की अशुद्धियों को लेकर, विशेष करके लिंग संबंधी अशुद्धियों को लेकर हिंदी के बड़े बड़े विद्वानों को सरदर्द हो जाता है। जिस प्रकार अंग्रेजी के बड़े बड़े विद्वान भी प्रीपोजिशन में फिसल जाते हैं, उसी तरह हिंदी के बड़े बड़े विद्वान लिंग निर्णय को लेकर, और लिंग निर्णय की अशुद्धि एक ऐसी अशुद्धि है जो भरी सभा में आपको हास्य पात्र बना सकती है। यह अशुद्धि लिंग संबंधी अशुद्धि, और यही कारण है कि अच्छे अच्छे निष्णात लोग भी, ज्ञानी लोग भी बोलने से कतराते हैं। आपने देखा होगा IAS अफसर हैं, DM है, SP है, ऊंचे ओहदे पर हैं, लेकिन उनसे दो शब्द कहने के लिए कहा जाता है तो आप जिस विनम्रता से कहते हैं उससे अधिक विनम्र होकर उताल देते हैं। ऐसी हिचकिचाहट क्यों, ऐसी परेशानी क्यों? तो परेशानी इसलिए कि अगर लिंग की गलती हो जाएगी, वचन की गलती हो जाएगी, पुरुष की गलती हो जाएगी तो लोग हंस देंगे, लोग कहेंगे और लोग हमारी प्रतिभा पर प्रश्न उठाएंगे। आत्मीय आचार्य बंधु जी, भगनी, हमें अपने मन में यह भाव नहीं रखना। जिनके मन में यह भाव रहेगा उन्हें हिंदी कभी नहीं आएगी। हिंदी बोलने के लिए पहले हृदय को विशाल करना होगा, हिंदी की तरह अपनी पाचन शक्ति मजबूत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हिंदी में नियम नहीं है, हिंदी में लिंग निर्णय के बहुत सारे नियम है, बहुत क्या है, 20-25 है, और एक एक वाक्य के नियम है, हम रास्ता चलते हुए नहीं याद कर सकते हैं। सबसे बड़ी कमी जो है अशुद्धियों के लिए जो जिम्मेवार है, वो कमियां क्या है? तो वो कमी यह है कि हम कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते कि हमारी क्या अशुद्धि हो रही है, और ध्यान अगर दे दें तो हिंदी सुधर जाए। हम सुधर जाएंगे, कम से कम हिंदी सुधर न सुधर। जो शिक्षक, बुरा नहीं मानेंगे, जो शिक्षक अवकाश प्राप्त कर गए, बहुत ऐसे शिक्षकों से मेरी मुलाकात होती है, आपके सानिध्य स्नेह में रहकर बहुत सारे शिक्षकों के साथ में रहा हूं। उस शिक्षक रहे, अच्छे शिक्षक रहे, ख्याति प्राप्त शिक्षक रहे, लेकिन वो जीवन भर कहते रहे हिंदी कि घंटी बज गया, छुट्टी हो गया। वो जीवन भर शिक्षक रहे। भाई आश्चर्य का विषय है, कैसे आप शिक्षक रहे? कुछ लोग थोड़ी दलील देते हैं कि हम विज्ञान के हैं, हम गणित के हैं। मैं एक दो उदाहरण देता हूँ। प्रोफेसर सच्चिदानंद हीरालाल वात्स्यायन का नाम आपने सुना हो, ये जानते हैं? भौतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, भौतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष थे, और यह कहते समय मुझे गर्व हो रहा है कि इस व्यक्ति ने हिंदी की ऐसी सेवा की कि इनके नाम पर हिंदी में एक वाद चला, प्रयोगवाद। सैकड़ों कविताएं इन्होंने लिखी, और इन्होंने अपनी कथाओं में, अपनी आलोचनाओं में ऐसे गुण भाव भर दिए जो और किसी के द्वारा नहीं भरे जा सकते, और इसलिए उनके नाम की माला जपी जाती है। लोग अक्सर यह भी कहते हैं मैंने तो हिंदी मैट्रिक तक ही पढ़ी है। आपको ये पता है जयशंकर प्रसाद 8वीं पास थे, 8वीं तक उनकी पढ़ाई हुई थी, और ऐसा जयशंकर प्रसाद जिनकी कमाई संपूर्ण विश्व में पूजी जाती है, पढ़ी तो जाती नहीं है, पूजी जाती है। तो कोई 8वां पास विद्यार्थी कमाई जैसे काव्यकार बन सकता है? भौतिकी विज्ञान पढ़ाने वाला व्यक्ति अपने नाम पर हिंदी में एक वाद चला सकता है, तो हम हिंदी शुद्ध बोल नहीं सकते हैं। ये तो हमारी बिल्कुल कमजोरी है, इस पर विचार करना चाहिए। ऐसा क्यों हो सकता है? वो लोग कौन थे? LS कॉलेज के प्रोफेसर राघव प्रसाद सिन्हा का नाम आपने सुना हो। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि उनकी हिंदी पर जितनी पकड़ थी, उतनी ही अंग्रेजी पर, जितनी उनकी पकड़ गणित पर थी। मैं एक बार गया था LS कॉलेज में, एक बच्चा मिला, मुक्त कंठ से कह रहा कि आदमी विचित्र है, लगता है ये राजेंद्र बाबू के क्षेत्र का है। जितनी हिंदी पर पकड़, एक शब्द अशुद्ध नहीं बोलते थे, घंटों हिंदी आप बोलवा लीजिए,
अंग्रेजी बुलवा लीजिए, और पीजी में मैथ के 8 पत्रों को, एलएस कॉलेज में कोई ऐसा प्रोफेसर नहीं था जो सभी पत्रों को कभी पढ़ा दे। राघव प्रसाद धोतीवाला उनकी पहचान थी कि राघव प्रसाद धोतीवाला ऐसा एक प्राध्यापक था एलएस कॉलेज का जो किसी भी पेपर को कभी भी कहीं भी बिना चौक प्रश्न के बता देता है। तो ऐसी प्रतिभा रखने वाला व्यक्ति हिंदी क्यों नहीं सीख सकता? क्या है हिंदी में? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी बहुत सरल भाषा है। मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगा। कामता प्रसाद सिंह कामत ने कहा कि भाई यह बात सही है कि गणित की तरह हिंदी के नियम बिल्कुल फिक्स और ठोस नहीं है। जैसे गणित में है कि उत्तर इतना ही आएगा तो फिर उतना ही आएगा, हिंदी के कुछ नियम लिंग निर्णय के खास करके अन्य चीजों में लोग नहीं फंसते हैं। परेशानी केवल लिंग निर्णय में। बोलते समय अगर स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, पुल्लिंग का अगर स्त्रीलिंग हो गया तो अपने को भी परेशानी होती है, औरों को भी परेशानी होती है, और तुरंत पता चल जाता है। जो बिल्कुल कम जानकार है वो भी गलती पकड़ लेता है तो हंसने लगता है। उसको क्या आता है इससे मतलब नहीं, इसे घबराने की बात नहीं है। कामता प्रसाद सिंह ने कहा कि तकिया और खटिया ये दो शब्द हैं, आप विचार करेंगे। तकिया खटिया 3 वर्ण है, अक्षर है, और 4 मात्राएं हैं दोनों में। कोई ऐसा नियम नहीं है हिंदी व्याकरण में कि कहा जाए कि उस आधार पर तकिया पुल्लिंग है और खटिया स्त्रीलिंग है। अगर कोई नियम आप बनाते हैं तो क्या नियम है? याकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, इकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, लेकिन क्या नियम है? अधिकांश इकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। अधिकांश, सभी नहीं। यही आकर लोग फंस जाते हैं कि भाई अब हम अपवाद याद करें कि उदाहरण याद करें, अपवाद याद करें कि उदाहरण याद करें, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। हिंदी में 7.5 लाख शब्दों की संपदा है। हम अपने जीवन में इतने शब्दों को तो जरूर ही आत्मसात कर सकते हैं, जान सकते हैं, जिनसे हम जीवन भर बोलते रहे तो कहीं शुद्धि नहीं होगी। हिंदी इतनी मजबूत पाचन शक्ति वाली भाषा है। तो कुछ नियम है जिन्हें हम याद कर लें, बहुत बड़े आसान नियम है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। 4 फलों को छोड़ दीजिए, खिरनी, नाशपाती, नारंगी और लीची। इन 4 शब्दों फलों का नाम हम जानते दे सकते हैं। अगर इतना याद रखते हैं तो नियम है कि शेष सभी फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। 4 शब्द प्रधानता से आदेश लेकर कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा, लेकिन मैं आज थोड़ी सी झलक दिखाना चाहता हूँ। बहुत आसान है हिंदी। अब 4 शब्द हमको याद करने हैं, 4 फलों के नाम, और फलों के ही नहीं, पेड़ों के नाम। इन्हीं 4 के पेड़ जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। बाकी सारे पेड़ और फल इन 4 को छोड़कर सभी पुल्लिंग। इतना आसान नियम काम है। दुनिया में लाखों शब्द हैं और 4 शब्द हम याद नहीं कर सकते। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देखिए, एक चांदी जो स्त्रीलिंग है उसको छोड़ दीजिए, सारे रत्नों के नाम पुल्लिंग है। इसमें क्या घबराने की बात नहीं, इसमें क्या सोचना है? कुछ नहीं सोचना है। ये ऐसे ऐसे 2-4-10 नियम है। नाम संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, लेकिन नाम संज्ञाएं पुल्लिंग भी होती है। ज प्रत्यय शब्द पुल्लिंग होते हैं जिनके अंत में ज हो, जैसे जलज, नीरज, सरोज। तो हम ऐसे शब्दों को याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ टेक्निक जरूर है। नियम में हम न उलझे, इसके लिए टेक्निक का अगर उपयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और उनका उपयोग लोग करते हैं। सबसे सरल तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूं। कोई भी शब्द है, नियमों के उलझन में मत पड़े, उसका तुरंत छोटा छोटा वाक्य बनाकर देख लीजिए कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आपको समझ में आ जाए। क्योंकि हम ज्यादा पीछे इसलिए है इस क्षेत्र में कि हम इसकी कभी चिंता ही नहीं करते। अगर चिंता करना शुरू कर दें तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अगले वर्ष जब हम हिंदी दिवस सप्ताह मना रहे होंगे तो हमारे आचार्यों से कहीं भी किसी भी दृष्टि से अशुद्धि नहीं होगी। और हम ठान लें, हम अखबार पढ़ते हैं, क्या अखबार में लिखने वाले हिंदी के लिए का नियम
नहीं देखते हैं क्या, वो अशुद्ध लिखते हैं क्या, अखबार पढ़ते हैं, वहां भी हम सोचे कोई शब्द मिला। सबसे बड़ी आदत अपने भीतर ये डालनी है कि कोई भी शब्द मिले तो हम उसको जाने कि हिंदी का जो शब्द है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ये आदत हम न्यूज सुन रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, किसी अच्छे वक्ता को सुन रहे हैं, किसी का दर्शन सुन रहे हैं, किसी महान व्यक्ति या महान नेता को सुन रहे हैं, हम उन शब्दों को अपने भीतर उतारने की आदत बना लें, निश्चित रूप से आपकी हिंदी सज जाएगी, समझ जाएगी, अर्निंग संबंधी अशुद्धियां दूर हो जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। एक बार परीक्षा हो रही थी इंटर की, मैं जिस कॉलेज में था उसके प्रधानाचार्य जी प्रिंसिपल साहब के अनुरोध थे परीक्षार्थी। उन्होंने कहा मुझसे, अरुण इसमें व्याकरण बहुत पूछता है, चलिए जरा कहीं हम लोग इत्मीनान से बैठेंगे और व्याकरण कुछ समस्याओं का निदान हो जाए। तो उनके पिताजी उसमें हेडमास्टर भी थे, प्रिंसिपल भी थे। तो हुआ कि चलिए घूमते घामते हम लोग गए। देखिए कैसे भ्रम उत्पन्न होता है, कैसी परेशानियां आती हैं। तो उसमें लिंग निर्णय पूछा था और सब व्याकरण का अंश था, सब बनाते गया मैं। लिंग निर्णय में कर रहा था, 7 शब्द थे, 7 में से 5 मैंने कर दिया। एक 5 करना ही था, 4 मैं कर दिया था, 5वां कर रहा था। शब्द था नशा। तो मैं बना रहा था वाक्य कि नशा पुल्लिंग और उसी तरह वाक्य प्रयोग कर रहा था। तब तक मेरे पास खड़ा एक विद्यार्थी मुझे टोक दिया, कहा कि सर नशा स्त्रीलिंग है, नशा पुल्लिंग आप बना रहे हैं, नशा स्त्रीलिंग है। और तुरंत उदाहरण क्या दिया कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। उसने उदाहरण परोस दिया। समय कम था इसलिए मैंने उसको क्रॉस करके और अगला बना करके 5 पूरा करके भेज दिया। लेकिन मेरे मन में ये बात जरूर आ गई कि इसने कैसे कह दिया, और उसी समय से मेरा चिंतन शुरू हुआ, ऐसे कैसे होगा। अब हो भी जाएगा तो हम जान लेंगे। तुरंत बगल के स्टॉल से हमने एक पुस्तक मंगवाई और देखा उसमें नशा पुल्लिंग है। तब तक साहब ने पढ़ा, उसको बुलाया, कहाँ पर है तुम कि नशा स्त्रीलिंग है। तो फिर वही गीत गाया कि नशा शराब में होती तो नाचती बोती। मैंने कहा कि नहीं, गीत ऐसा नहीं हो सकता। गीत होगा कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। बोतल स्त्रीलिंग है बोतल, बोतल स्त्रीलिंग है, इसलिए ऐसा प्रयोग है। तो उसका साथी जो उसके साथ था वो कहने लगा, जी सर आप ठीक कह रहे हैं, गीत इसी तरह है। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। गीत लिखने वाले बेवकूफ होते हैं क्या? उनको लिंग का ज्ञान नहीं होता है क्या? खूब अच्छा ज्ञान होता है। हम लोगों से कहीं अधिक मजे मजाए लोग होते हैं। तो आप गीत भी गा रहे हैं, समाचार भी सुन रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों से वार्तालाप भी कर रहे हैं, तो उसमें कहेंगे कि भाई ऐसा है। सबसे बड़ी बात क्या है अपने भीतर कि हम लोग टोक टाक नहीं करते हैं। और टोक टाक नहीं इसलिए करते हैं कि भाई क्या किसी को कहा जाए, कहने वाले को बुरा लगेगा, हो सकता है सुनने वाले को भी बुरा लग जाए। लेकिन मैं आपसे, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना आज कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी एक दूसरे को टोकेंगे, हमको भी टोकेंगे, प्रेम से, स्नेह से, उनके मनोभाव को देखकर, और उनसे ये वादा करा लेंगे कि आज के बाद इस अशुद्धि की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और बता देंगे कौन सी बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से हमारी हिंदी जो है बिल्कुल सज जाएगी, समझ जाएगी। इस तरह की अशुद्धियां होती हैं, समय से होती हैं। अब जैसे बोलते क्रम में हम लोग अक्सर आप सुने होंगे, लोग कहते हैं कि कृष्ण के अनेकों नाम है, अर्थशास्त्र की अनेकों पुस्तकें हैं। अनेकों शब्द नहीं होता, वो गलत है। अनेक अपने आप में पूर्ण है, बहुवचन है, तो अनेकों क्यों? कृष्ण के अनेक नाम है। एक दिन हम जान गए कि कृष्ण के अनेक नाम है, यानी अनेक का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में होता है, नहीं एक अनेक ही होगा। उसका प्लूरल बनाएंगे या सिंगुलर बनाएंगे, तो अनेक का प्लूरल नहीं होता, ये जान गए। अब हमारे पास 10 शब्द हैं, 12 शब्द हैं, जिन शब्दों को अगर हम जान लें, कहाँ थोड़ी सी सब परेशानी होती है। जहां मान लीजिए कि आप स्त्रीलिंग को है या पुल्लिंग, लेकिन वो पुल्लिंग बहुवचन है, तो ऐसे 10 शब्द हैं, ऐसे 10 शब्द हैं। अगर 10 शब्द हम याद कर लीजिए, 10 शब्दों को याद करने में कितना समय लगता है?
तो जीवन भर हम उन शब्दों को पहचान लेंगे और उनके प्रयोग में कोई अशुद्धि नहीं। अब 10 शब्द तो हम रास्ता से पहचान सकते हैं, और 10 शब्दों में क्या है, और अक्सर परीक्षाओं में इन 10 शब्दों में से 1-2 शब्द पूछे ही जाते हैं कि वहां आप सही पकड़ दिखाते हैं कि नहीं। मैंने कई बार चर्चा की है, जैसे होश, लोक, दर्शन, आंसू, हिजे, समाचार, अक्षर, हस्ताक्षर, होश, दाम, ये शब्द है जो पुल्लिंग बहुवचन है। इन 10 शब्दों को हम याद कर लेंगे, फिर कोई परेशानी नहीं। तो 2 तरह की अशुद्धियां होती हैं, साहित्यिक और व्याकरणिक। तो व्याकरणिक अशुद्धि में कुछ लोग उच्चारण की अशुद्धि करते हैं, तो उच्चारण की अशुद्धि के कारण वर्तनी की अशुद्धि होती है। तो अगर हम अपना उच्चारण ठीक कर लें तो वर्तनी भी ठीक हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं आचार्य ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। अब है कि उच्चारण अगर सही नहीं हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे शहर, शहर और शहर, तो मैं कह रहा हूं शहर काला पेशा से है, इसकी जगह अगर आपने दम से लिख दिया तो उसका अर्थ होता है सवेरा, उस शहर का अर्थ होता है सवेरा। वर्तनी की अशुद्धि बहुत परेशानी में कभी कभी डाल देती है। कभी कभी परीक्षा बच्चे हर्षिकार से लिख देते हैं, उनको ये पता नहीं है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। परीक्षा हर्षिकार से अगर आपने लिख दी या किसी ने लिख दी तो उसका अर्थ होता है कीचड़। तो परीक्षा दे रहे हैं कि कीचड़ दे रहे हैं। परीक्षा दीर्घिकार से ही लिखी जाती है। कुछ श्रुति संभिनार्थक शब्द हैं, पास, पास। अब जैसे पास है, तो पास है दंश से, पास है तालव्य से, तो उस पास का अर्थ होता है समीप, जो दंश से होता है। और इस पास तालव्य का जो पास होता है, इसका अर्थ होता है बंधन, वो उसके आलिंगन पास में बधा रहा है। तो अगर हम वर्तनी की अशुद्धि करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो यहां ध्यान जरूर रखना है। मुझे तो खाना पड़ा, और लोग ऐसे भी लोग हैं जो भरी सभा में अपनी एक छोटी सी गलती स्वीकारते हैं और उन्हें आनंद आता है, और हम लोग हैं कि अपनी गलती से बचते हैं, बचते नहीं है, आजीवन गलती करने की आदत विकसित करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी संकोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम निश्चित रूप से अगर किसी तरह की कोई बात है तो उसे शेयर करेंगे, आप बिना संकोच। तो भाई आप जानते हैं अंग्रेजी, हमको नहीं आता है, कभी कभी कोई शब्द मिल गया शशि जी से तुरंत पूछता हूँ इसमें क्या बात है, ये उसके ज्ञाता है, तो हमको पूछने में क्या है, इसमें हमारे मान सम्मान में कोई कमी आती है क्या? इसलिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, समय की मर्यादा भी है और भी कुछ काम है, अब ज्यादा समय में नहीं लूंगा, यही बता दिया। अब मैं आपके समक्ष एक ऐसे फिर छुपे रुस्तम को ही मैं यहाँ आवाज दे रहा हूं, जिनको भी आपने कभी नहीं सुना होगा। आज ऐसे ही लोगों का दिन है जो कभी मंच पर आए नहीं, और जैसे सजन जी आकर समय बांध गए, सबको अचंभित कर गए, उसी तरह वे भी अपने बीच एक युवाचार्य हैं। विषय तो उनका भी साहित्य नहीं है, लेकिन साहित्य से गहरी रुचि साहित्य में उनकी है, गहरा लगाव है, अन्योन्याश्रय संबंध है उनका साहित्य से, और खास करके काव्य से, और काव्य में भी ज्ञेयता से। आपको ये जानकर आश्चर्य हो कि आज जो आप कुमार विश्वास को सुन रहे हैं, उनके आनंद का सोता बहा रहे हैं, अपने गौर कुओं में आनंद रंग की बरसात कर रहे हैं, उसके जनक वो हैं जिन्होंने परसों मुझे कहा जाते समय, नहीं कुमार विश्वास पर सब कुछ लिखिए, आप तो बहुत अपूर्ण है इस क्षेत्र में। और मैंने अलग जगह सरस्वती का नाम लेकर 2-4 छंद बन गए, आपने सुना है। और उनको भी कुमार विश्वास के उसी प्रेमी को और स्वस्वर काव्य पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपका भी मनमोर नाच उठेगा। आप भी आज से उनको साधारण साहित्य प्रेमी नहीं, एक विशेष प्रेमी के रूप में देखेंगे, एक साहित्य स्नेही के रूप में देखेंगे।
आप हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन के प्रतिरूप अपने विद्यालय के भौतिक विज्ञान के आचार्य, जिन्हें किसी काम से डर नहीं लगता। तो आप समझ रहे होंगे, जब डर नहीं लगता तो निर्भय है, और निर्भय होने का मतलब अभय है। जिन्हें भय नहीं हो तो भय नहीं हो तो अभय भी चले आइए और आप अपने काव्य पाठ से हमें आनंदित कीजिए। श्री अभय कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आज इस मंच पर उपस्थित सभा के अध्यक्ष महोदय, विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य महोदय एवं हमारे सहकर्मी आचार्य बंधु भगिनी, सभी को सप्रेम नमस्कार। एवं आज के इस हिंदी सप्ताह दिवस के अवसर पर आप सभी को विशेष शुभकामना। देखिए, हिंदी की महत्ता हम लोग पिछले 5 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदी एक महान भाषा है। इसमें यह गुण है जो चाहे तो एक साधारण से आदमी को भी देश प्रेमी, देशभक्त एवं वैराग्य की भावना भी उत्पन्न कर दे। यह सच में इसी महत्ता है। चलिए इसी आवेग में बहकर, इसी भावना में बहकर मैंने भी इस मंच से कुछ कहने का आज जो है प्रयत्न किया हूँ, और वही जो है आचार्य महोदय के सहयोग से, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दिया एवं तैयारी भी करवाई कि मैं आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत कर सकूं। तो आइए सुनते हैं। हिंदी सप्ताह दिवस पर यही आह्वान करता हूँ। हिंदी सप्ताह दिवस पर यही आह्वान करता हूँ। है हिंदी राष्ट्र की भाषा, इसी पर मान करता हूँ। है हिंदी राष्ट्र की भाषा, इसी पर मान करता हूँ। यही है सिंध की भाषा, यही है हिंद की भाषा। यही है सिंध की भाषा, यही है हिंद की भाषा। यही अरमान करता हूँ, यही फरमान करता हूँ। यही अरमान करता हूँ, यही फरमान करता हूँ। हिंदी के हिंद सागर में लगाते कुछ तो होते हैं। हिंदी के हिंद सागर में लगाते कुछ तो होते हैं। उतरते गहराई में भी कभी ऊपर भी होते हैं। इसी के साथ है जीना, इसी के साथ है मरना। इसी के साथ है जीना, इसी के साथ है मरना। इसी के साथ हंसते हैं, इसी के साथ रोते हैं। इसी के साथ हंसते हैं, इसी के साथ रोते हैं। यही है काम अपना भी जो हम दिन रात करते हैं। यही है काम अपना भी जो हम दिन रात करते हैं। इसी के संग जीते हैं, इसी के संग मरते हैं। मिटाते हैं जीवन इस पर, मिटाते हैं जीवन इस पर। मिटाते हैं जीवन इस पर, मिटाते हैं जीवन इस पर। कभी हम खिलखिलाते हैं, कभी आहें बिगड़ते हैं। कभी हम खिलखिलाते हैं, कभी आहें बिगड़ते हैं। हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। अखिल भुवन की भाषा, तीसरी महान है हिंदी। इसका काम है बढ़ना, हमारा काम है पढ़ना। इसका काम है बढ़ना, हमारा काम है बढ़ना।
वतन की कोटि कोटि कंठों का मधुगान है हिंदी, वतन के कोटि कोटि कंठों का मधुगान है हिंदी। धन्यवाद सभी को। निश्चित रूप से आप सबों का मन आनंद से उन्होंने भर दिया। आज उनके काव्य पाठ का लोहा हम सभी मान गए और इसी के साथ साथ एक आशा भी बन गई कि जब कभी भी कार्यक्रम होगा उनकी प्रस्तुति निश्चित रूप से हमें आनंदित करती रहेगी, ऐसी अपेक्षा रहेगी। अभय जी को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने तैयारी की है। रात में कहीं यात्रा से वो आए, सुबह 8 बजे पड़ाव पर वो उतरे, लेकिन रात भी संपर्क में थे, सुबह भी संपर्क में थे। ये इसको कहते हैं भावना, इसको कहते हैं समर्पण। हम चाह गए तो दुनिया की कोई शक्ति हमें अपने लक्ष्य तक जाने से नहीं रोक सकती। दिनकर जी ने लिखा है कि हम ठोक ठेलता है जमुनर पर्वत के जाते पांव खड़, हम ठोक ठेलता है जमुनर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आइए अब हम लोग समापन की ओर बढ़ ही रहे हैं। अब अपने अध्यक्ष जी हैं और अपने प्रभारी प्रधानाचार्य जी हैं। इसके पहले नारी शक्ति का भी मनोभाव हम कुछ जान लें, अपने बीच जो लोग हैं। ऐसे में मैं बहन नंदिनी दशा को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अपने हृदय विकारों से हमें अवगत कराएं। बहन नंदिनी दशा। मंच पर बैठे अध्यक्ष जी, प्रभारी प्रधानाचार्य जी एवं मेरे सभी अग्रज आचार्य एवं दीदी जी को मेरा सादर प्रणाम। जब से ये हिंदी सप्ताह शुरू हुआ है तब से मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ कहूँ, लेकिन इस कल ने मुझे कुछ कहने न दिया, इसलिए हिम्मत जुटाकर आ जाई हूँ। श्री राम को कौन नहीं जानते। आज घर घर में बच्चे बच्चे के मुंह पर राम का नारा है और इसीलिए मैंने कुर्सी मंगा ले उन्हीं पर कुछ लिखा है कि राम राम क्यों हुए और राम सा बनना कितना कठिन है, उसी पर आधारित आज मैं कुछ कहने जा रही हूँ। तो पंक्तियाँ इस प्रकार है। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब किस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम को चिंता यही। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम से ही तारने को, राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके कर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, इतना सहज कब तक रह सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें, है याद वो घटना तुम्हें जब राम के वनवास में
सिया की हल्ली गई, कौन था उसके साथ में? कुटी जब सुनी पड़ी थी, दो भाई और गिरदा बनी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था? किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। व्यथा इतनी ही नहीं है, ये कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द इसको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। धन्यवाद। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। निश्चित रूप से राम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम है। मुरझाए हिंदू धर्म और उच्चक वल्लरी को राम भक्ति का पुरुष पिलाकर गोस्वामी जी ने संतप्त हिंदुओं की उर्सरसी में भक्ति और ज्ञान का प्रवाह कर दिया। ऐसा यशस्वी काव्य और ऐसे यशस्वी कवि की जहां चर्चा हो फिर वहां क्या कहना। निश्चित रूप से सब कुछ राममय हो जाता है। और सुखद संयोग देखिए कि इस कविता के वाचन के थोड़ी देर पहले अपने विद्यालय परिसर में एक ऐसे राम भक्त का पदार्पण भी हो गया जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राम के सानिध्य और उनकी शरण में बिताने का दृढ़ संकल्प किया है। ये तो सुखद संयोग ही कहा जाएगा। आइए अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए बिना किसी भूमिका के अपने आज के अध्यक्ष महोदय जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपने भावनाओं की भागीरथी में हम सबों को स्नात कराएं। श्री कृष्ण सिंह। हम सभी हिंदी सप्ताह मना रहे हैं और आज उसका अंतिम दिन है। इस अवसर पर इस सभा में बैठे हुए विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य श्रीमान शंकुर जी, अपने मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह देवदास जी, आचार्य बंधु भूमिया, अपना परिश्रम रंग ला रहा है। हमने जो अपना समय दिया है, अपना समर्पण किया है, वह दिख रहा है। हिंदी के प्रति अपना विश्वास, इसके प्रति समर्पण और हम भी कुछ कर सकते हैं ऐसे भाव दिख रहे हैं। इसका परिणाम झलक रहा है। आज के अंतिम दिवस के कार्यक्रम में बहुत से वक्ताओं ने अपना अपना अमूल्य योगदान दिया, अपने भावनाओं
तारीख को उन्होंने रखा। सबसे पहले सज्जन लाल गणेश जी ने अपने कविता से हम सबका दिल जीत लिया और उनमें जो छुपी हुई खूबियां थी वो आज हम सबके सामने झलक कर आई। निश्चित रूप से हम सभी के लिए है जो हिंदी सप्ताह है उसकी उपलब्धि के रूप में हम सज्जन लाल गणेश जी को देख सकते हैं, वो अपनी उपलब्धि है। ऐसे ही पल्लवी पुष्पित होते रहे, निरंतर आगे बढ़ते रहे, आप में रचना की गतिशीलता बढ़ती रहे, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पश्चात इस सप्ताह और इस आयोजन को कल्पना से मूर्त रूप देने वाले श्रीमान रामबालक जी ने भोजपुरी गीत के माध्यम से हम लोगों का मन का उल्लास, उमंग, उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। और वर्षों से भोजपुरी क्षेत्र में अपना समय बिताने वाले, अपना कर्म क्षेत्र बिताने वाले श्रीमान सज्जन जी ने हिंदी के विकास के संबंध में जो कविता कही, हम लोग उससे अवगत हुए और वह भी स्वयं इस पर कुछ सोचते रहते हैं हिंदी के विकास में। अच्छा हो वो अपनी जो रचना है उसको पत्र पत्रिकाओं में भेजें, 5 जन में भेजें, तो वो छपने योग्य उनकी बातें हैं, तो अपने 5 जन उपलब्ध कराने वाले अपने जिला कार्यवाही हैं, उनको ये रचनाएं दे दें तो कार्यालय तक यह पहुंच जाएगा, रचना छपेगी हिंदी में। और कभी नहीं बोलते हैं लेकिन गीत के प्रति समर्पण है उनका, कार्यालय का काम करते हैं लेकिन गीत के प्रति समर्पण रहता है। कभी कभी यहाँ के कार्यक्रमों में उनके भजन हम लोग सब सुनते रहते हैं। तो आज जयप्रकाश जी ने भी झंडा गीत गाकर हम सबका उत्साहवर्धन किया और केवल मशीन चलाते चलाते मन उड़ जाता है, तो ऐसे कुछ व्यंग और उल्टी पुल्टी बात बोलने वाले की भी समाज में आवश्यकता पड़ती है। तो इस रूप में अपने पुरातन छात्र वर्तमान आचार्य कुमार अभिषेक जी ने भी परिचय नामक अपनी रचना से हम लोगों का मनोरंजन किया। और केवल वाद्य यंत्र पर थाप डालने वाले और उसके माध्यम से ही हम लोगों का मनोरंजन करने वाले शिवचंद जी ने तो आज कमाल ही कर दिया। उनके उर्दू से सराबोर जो हिंदी की कविता थी उसका क्या कहना। फिर उनके जो गजल थे, दबे कुचलों की ताकत बहुत है, इसकी ताकत सचमुच बहुत है, सबने महसूस किया होगा। और इतने दिनों से हम सब इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, उसमें इस कार्यक्रम के जो कल्पनाशील थे, जिनके मन में इसकी कल्पना थी, उस कल्पना के करने वाले के उद्गार तो आ ही नहीं रहे थे, हम लोग सुन ही नहीं रहे थे। तो आज उन्होंने भी अपनी भरास निकाल ली और भरास ही नहीं निकाली, हम लोग का ज्ञानवर्धन भी किया उन्होंने। हम कैसे छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उनका परिमार्जन किस रूप में हो सकता है। अपने बच्चों को तो व्याकरण की किताब हम पढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं उस पर मनन नहीं करते, बोलते नहीं उसको, तो उस ओर उन्होंने हमें ध्यान दिलाया है। हम लोग निश्चित रूप से ध्यान देंगे और अगला जब वर्ष हिंदी का सप्ताह मनाया जाएगा या हिंदी का पखवाड़ा मनाया जाएगा, तो उसमें इसका परिणाम
दृष्टिगोचर होगा। उन्होंने एक नाम लिया अज्ञेय जी का, तो इस रूप में श्रद्धे से हम अज्ञेय जी को नमन करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो एक अज्ञेयवाद उस समय चला था। तो 70 से लेकर के और 80 के दशक में ऐसे हिंदी साहित्य में उनकी टूटी बोलती थी। दुनिया भर में उन पर कई चर्चाएं होती थी। BBC से अक्सर उनके जो संवाद परिचर्चाएं सुनने को मिलती थी। पुरानी यादों को श्रीमान अम्बालक जी ने उकेल दिया, तो इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और अंत में अभय जी ने काव्य पाठ कर विज्ञान का योगदान हिंदी में कितना है, वात्स्यायन जी के योगदान को उन्होंने ताजा कर दिया। फिर बहन नंदिनी बसाक ने राम के संघर्ष को हम सब ने के सामने रखा। जैसे उन्होंने संघर्ष करके इस देश को एक मूर्त रूप दिया, एक सभ्यता और संस्कृति का प्रतिरूप दिया, वैसे ही हम सभी भी इस युग में जी रहे हैं, हिंदी के विकास के युग में जी रहे हैं। हिंदी का यह स्वर्णिम समय है, उत्तरोत्तर हिंदी विकास करती रहेगी। मैंने कुछ सोचा कि आखिर हिंदी के विकास में हिंदी इतनी बड़ी क्यों? यह तो केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऐसे ही क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती थी। बाकी के प्रदेशों में तो उनकी अपनी भाषाएं थी। हिमाचल में भी अलग डोगरी भाषा बोली जाती है, राजस्थान की अलग मारवाड़ी भाषा है, पंजाबी अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, बंगाल की अलग है। तो हिंदी इतने प्रदेशों में क्यों कर गई? किनका किनका योगदान है? तो सोचने से पता चला कि उस योगदान में कई संस्थाओं का और कई व्यक्तियों का योगदान है। व्यक्तियों के योगदान के रूप में साहित्यकारों का योगदान है। भारतीय साहित्यकार, हिंदी जगत के मुरहन विद्वान, उनके साथ साथ विदेशी साहित्यकारों का भी योगदान है, जिनमें हम फादर कामिल बुर्के का नाम ले सकते हैं। स्विट्जरलैंड से आकर के और भारत में उन्होंने प्राध्यापक बनना स्वीकार किया। अंग्रेजी साहित्य से MA करने के पश्चात वो भारत में आए और रांची विश्वविद्यालय में उनका योगदान हुआ। और रांची विश्वविद्यालय में उन्होंने MA किया हिंदी से, हिंदी पर PhD किया और उसी विश्वविद्यालय में वो हिंदी के HOD रहे। वहीं रांची ही उनका केंद्र बन गया। जीवन के अंतिम समय तक वो रांची विश्वविद्यालय में ही बने रहे। ऐसे विदेशी साहित्यकारों का भी हिंदी के विकास में अमूल्य देन है। और दूसरा मैंने सोचा तो हिंदी के विकास में भारतीय सेना का भी योगदान है। मैं बिंदु बोल देता हूं, उन बिंदुओं पर विस्तार रूप से बोलने का समय नहीं है, लेकिन केवल बिंदु में बोल देता हूं तो आप फिर मनन करेंगे कि किस प्रकार से ऐसी संस्थाओं का योगदान हिंदी के विकास में। जैसे सेना का योगदान, रेलवे का योगदान, फिल्म का योगदान, फिल्मी गीतों का योगदान, प्रवासी बिहारियों का योगदान। हिंदी के विकास में प्रवासी बिहारियों का भी योगदान है। इस देश के कोने कोने में गए, आप किसी शहर में चले जाएं, वहां जो कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनमें कोई न कोई बिहारी मजदूर अवश्य मिल जाएगा, कोई बिहारी अफसर पदाधिकारी जरूर मिल जाएगा, कोई बिहारी टेक्नीशियन जरूर मिल जाएगा। और इस प्रकार
इस प्रवासी बिहारियों का भी इस हिंदी के विकास में योगदान है, हिंदी के विस्तार में योगदान है। फिर यूं कहें, इसके लिए हम अपनी मातृ संस्था के योगदान को भी नकार नहीं सकते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी योगदान हिंदी के विकास में है। जगह जगह देश में जो कार्यालय बने हुए हैं, सख्त निर्देश है कि यथासंभव वहां हिंदी में ही बात की जाती है। अपने उच्च अधिकारियों का भी निर्देश रहता है कि आप जब संघ कार्यालय में रहे तो बंगाल में हो अथवा तमिलनाडु में हो, वहां हिंदी में ही बात की जाती है। क्योंकि मैं वहां गया हूं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव मिला हुआ है। फिर उसमें अपनी जो संस्था है जहां हम काम कर रहे हैं, विद्या भारती, उसका भी योगदान कम नहीं है। और जो औद्योगिकरण हुआ है, उस औद्योगिकरण का भी योगदान हिंदी के विकास में है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जो आसपास से कॉलोनियां बस्ती हैं, उनमें जो प्रवासी मजदूर रहते हैं, वे हिंदी बोलते हैं। धीरे 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 वहां हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्यादा हो गई और उनके घर परिवार लग गए। उसी में से किसी ने वहां हिंदी विद्यालय खोल दिया। आप हैदराबाद में जाएंगे, दक्षिण के शहरों में जाएंगे, कलकत्ता में जाएंगे, वहां हिंदी विद्यालय है। ऐसे प्रवासी जो मजदूर हैं, भारतीय बिहारी हैं, यूपी के, मध्य प्रदेश के, तो वहां पर हिंदी विद्यालय मिल जाएगा और उन हिंदी बच्चों के साथ उस क्षेत्र के लोगों में रहते रहते वहां की जनसंख्या रहते रहते वह भी हिंदी सीख गए, हिंदी गीत गुनगुनाने लगे। और इस योगदान में जो क्षेत्रीय